हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का नया लेक्चर देखेंगे यहाँ पर। तो लास्ट लेक्चर में जैसा हम लोगों ने एंथर के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, है ना, उस पर कितने लेयर्स होते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उस तरह से हमने एक जो यंग एंथर जो बन चुका है उसके सारे लेयर्स को अच्छे से डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जब ये एंथर जो है वो मैच्योर हो चुका है तो उस समय पे उस एंथर का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, बेसिकली एनाटॉमी समझा था हमने लास्ट लेक्चर में। तो अब इस एंथर में जो मैच्योर हो चुका है उसकी एनाटॉमी में यंग एंथर की एनाटॉमी से डिफरेंस क्या है, ठीक है। Let's see. तो एनाटॉमी ऑफ एन मैच्योर एंथर। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर एंथर। देखिए, तो पहले तो अपना वैसे ही रहेगा, इसका आउटलाइन तो टेट्राएंगुलर ही रहेगा। मैं डॉटेड लाइन से इसको बना देता हूं। तो ये इसकी आउटलाइन तो ऐसी रहेगी, टेट्राएंगुलर ही रहेगा ये, ठीक है। बट जैसे जैसे मैच्योर होता आता है, बड़ा होता है एंथर, वैसे ही जो इसका एपिडर्मिस है ना वो रप्चर हो जाता है। एपिडर्मिस ब्रेक अवे इन मैच्योर एंथर। जो एपिडर्मिस है वो ब्रेक अवे हो जाती है ना, और उसके अंदर एंडोथीशियम लेयर है। अब क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है तो जो थिक वॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक एंडोथीशियम थे वो डेड सेल्स हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा अल्फा सेलुलोज का फाइबर इकट्ठा हो गया है कि उसने उसके साइटोप्लाज्म को खत्म कर दिया। तो जब साइटोप्लाज्म ही नहीं है किसी सेल के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, डेड सेल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंडोथीशियम प्रेजेंट रहेगा बट एज ए डेड लेयर। एंडोथीशियम के सेल्स है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर बट एज ए डेड लेयर। तो ये एंडोथीशियम है, लेकिन अभी क्या, ये डेड हो गए। क्यों डेड हो गए? क्योंकि अल्फा सेलुलोसिक फाइबर इतने ज्यादा डिपॉजिट हो गए कि उन्होंने साइटोप्लाज्म को ओवरकम कर दिया, और साइटोप्लाज्म के एब्सेंस में कोई भी सेल लिविंग नहीं रह सकता, क्योंकि सभी सेल्स की एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी बायो केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। जब साइटोप्लाज्म ही नहीं है तो एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। तो ये इसके बाद आते हैं मिडिल लेयर्स। तो जो मिडिल लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो मिडिल लेयर्स भी खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना न्यूट्रिशन वो किसको दे देते हैं, अपना न्यूट्रिशन वो टैपेटम को दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे उनके अंदर का न्यूट्रिशन खत्म होता जाता है वो टैपेटम को अपना न्यूट्रिशन ट्रांसफर करते जाते हैं, वैसे वैसे ही मिडिल लेयर्स के जो सेल हैं वो डीजनरेट होते चले जाते हैं। फिर टैपेटम भी फाइनली अपना किसको दे देता है, टैपेटम भी अपना न्यूट्रिशन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को देता है, उनको खाना खिलाता है। तो उसके अंदर का भी न्यूट्रिशन जब खत्म हो जाएगा तो फाइनली वो भी एक डेड लेयर के जैसे वहां पे हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे मिडिल लेयर्स और टैपेटम सब ही क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, ठीक। सिर्फ कुछ बीच के यहां के लेयर्स बचते हैं, ठीक है। यहां के कुछ सेल्स बच गए हैं, ऐसा दिख रहा है अपने को, ठीक है। इसी में वेस्कुलर स्ट्रैंड्स रहेंगे, बाकी एंटायरली दोनों तरफ आप क्या देख रहे हैं, जो भी था मिडिल लेयर्स और टैपेटम सब डीजनरेट हो गए, ठीक। तो दोनों ही जो अपने माइक्रोस पॉलन सैक थे वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिल गए,
क्योंकि बीच की सभी लेयर्स डीजनरेट हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है तो अपने को ऐसा समझना है कि भाई इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन गए होंगे। ये रफ डायग्राम है पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, इधर के भी पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, लेकिन जो पोलन सैक है उसकी जो बाउंड्रीज थी वो बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि एपिडर्मिस ब्रेक अवे, एंडोथीशियम is present but it is dead. Endothelium is dead at maturity due to excessive deposition of alpha cellulose. ठीक है, then middle layer जो है वो डीजनरेट कर चुके हैं। क्यों डीजनरेट कर चुके हैं भाई? क्योंकि इन्होंने अपना जो न्यूट्रिशन है वो टैपेटम को ट्रांसफर कर दिया, तो इनके अंदर जब न्यूट्रिशन खत्म हो गया तो ये भी डीजनरेट हो गए। ठीक है, मिडिल लेयर्स डीजनरेट कर जाते हैं, तो नहीं दिख रहा है अपने को। ठीक है, बाकी टैपेटम का क्या हुआ भाई? What happened to the tapetum? Yes, tapetum also degenerate. tapetum क्यों degenerate हुआ? क्योंकि वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने अंदर का न्यूट्रिशन जो है वो किसको खिलाता रहा? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को या माइक्रोस्पोर मदर सेल को, और इस वजह से उसके अंदर का भी न्यूट्रिशन खत्म हो गया और वो भी डिजनरेट कर चुका है। ठीक, तो इसका मतलब एक मैच्योर एंथर की जब एनाटॉमी देखोगे तो उसमें तुमको सिर्फ बाहर एपिडर्मिस वो भी ब्रेक दिखेगी, एंडोथीशियम है जो कि डेड होगा। ठीक है, बीच में मिडिल लेयर्स टैपेटम वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के बैग्स सिर्फ ऐसे दिखाई देंगे। और क्या होता है, और क्या जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो अपने को नोट कर देने चाहिए यहाँ पे, वो ये है कि टू pollen sac of an anther lobe। ठीक है, तो दो pollen sac, एक एंथर लोब ये है, दूसरा एंथर लोब ये है। तो एक एंथर लोब के जो दो pollen sac थे वो उनके बीच के सभी लेयर्स क्या हो जाते हैं? ठीक है, उनके बीच के सभी लेयर्स they get degenerated, so they become a collective or single large pollen sac। ठीक है, two pollen sac of an anther lobe, they combine to form a single large unit। ठीक है, तो क्यों ऐसे होगा? क्योंकि इनके बीच के सभी लेयर्स डीजनरेट कर गए। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा एक चीज कि यहां पर इस पोजीशन पे जिसे हम बोलते हैं स्टोमियम, यहां पे जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। तो स्टोमियम पे क्या होता था? स्टोमियम पे प्रेजेंट होते थे थिन वॉल्ड, ध्यान रखिएगा, थिन वॉल्ड एंडोथीशियम सेल्स। ठीक है, तो ये थिन वॉल्ड एंडोथीशियम सेल्स का जो नेचर है वो हाइग्रोस्कोपिक की ही है। जैसे बाकी एंडोथीशियम सेल का नेचर हाइग्रोस्कोपिक है, इन स्टोमियम के रीजन में प्रेजेंट एंडोथीशियम सेल का नेचर भी हाइग्रोस्कोपिक ही है। लेकिन ये सेल्स थिन वॉल्ड है, इसलिए जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना,
जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस वाटर के थ्रू लगाया जाने वाले प्रेशर को ये रेजिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, और एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से दे गेट बस्ट, वो बस्ट हो जाते हैं, ठीक। तो मैच्योर एंथर में स्टोमियम की जगह पे जो भी थिन वॉल्ड एंडोथीशियम सेल थे उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, वो वाटर ने प्रेशर लगाया, उस प्रेशर को ये रेजिस्ट नहीं कर पाए क्योंकि वॉल थिन थी, इसलिए ये ब्रेक हो गए, ठीक है। ब्रेक हो गए तो यहां पे क्या बन गया, एक पोर बन गया, और उसी पोर के बनने की वजह से इस प्लेस को स्टोमियम बोलते हैं, ठीक है। उसी पोर की वजह से स्टोमियम बोलते हैं, और इसी पोर से रिलीज होते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसी पोर से रिलीज होते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। क्लियर। तो इस तरह से अपना जो मैच्योर एंथर है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो यहां पे जो थिन वॉल्ड एंडोथीशियम सेल्स हैं, ठीक है, इन्हीं का ब्रेक हो जाना पानी एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, और एक ओपनिंग बनाना जिस ओपनिंग से ये पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज होंगे बनने के बाद, उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या, डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर को कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं रप्चरिंग ऑफ एंथर। ब्रेकिंग के से ज्यादा टेक्निकल और अच्छा टर्म है रप्चरिंग ऑफ एंथर। तो ये जो एंथर है वो कहां पे रप्चर होता है, ठीक है, एट विच प्लेस इज टेक प्लेस। तो इट टेक प्लेस एट स्टोमियम, ठीक है, एंड कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, थिन वॉल्ड एंडोथीशियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और जब डेहिसेंस ऑफ एंथर हो जाएगा तो वहां से फिर पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, ठीक है। कोई एंथर डेहिसेंस हो गया है या नहीं अगर आपको जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई अगर आप एक एंथर लो, ठीक है, मैच्योर एंथर है, उसके ऊपर आप एक उंगली रखो, ठीक है, आपकी उंगली को बाद में आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखो, और अगर उस उंगली के ऊपर एक येलो लाइन दिखेगी तो समझ लेना कि यही वो प्लेस है जहां से एंथर रप्चर हुआ है, ठीक है। वो येलो लाइन एक्चुअली में पोलन ग्रेन्स हैं जो वहां से बाहर निकल रहे हैं, ठीक। और इस लाइन को जहां से रप्चर हुआ है उस पूरी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। तो ये आपका मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है, क्लियर है यहां तक, ठीक। तो ये हमने स्ट्रक्चरल पार्ट कंप्लीट कर लिया है अपने एंथर का, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करना चाहें, क्वेश्चन ये है कि अरेंज एंथर वॉल्स from outside to inside with respect to microsporangium, ठीक है, with respect to microsporangium। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, अरेंज करना है एंथर वॉल्स को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड।
तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम? यस, सही गेस किया आपने, इट इज अ पॉलन सैक। तो पॉलन सैक के आपको रेफरेंस में बताना है कि बाहर से अंदर की तरफ लेयर्स कौन कौन सी रहेंगी। तो सबसे बाहर यस एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स, and then tapetum. So this will be the sequence from outside to inside with respect to microsporangium. अगर इसी में पूछा जाए from inside to outside तो उसका just opposite हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, बताने की कोशिश करना देखिए। और इसमें आप क्या करोगे, जो अभी क्वेश्चन है उसमें आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, so question is somewhat like this. There is a pea plant, ठीक है, पी प्लांट है। इस पी प्लांट में there are 10 flowers, ठीक है, 10 फ्लावर्स हैं। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम are present in this pea plant. तो इस पी प्लांट में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे? ठीक है, 10 फ्लावर हैं इस पी प्लांट में। चलो बताओ जल्दी, कोशिश करो। ठीक है, देखो तो मैच कर लेते हैं अपने आंसर्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक स्टेमन में एक एंथर होता है ना, और एक एंथर में, टिपिकल एंथर में 4 माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं। ठीक है, 4 माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं। उसके बाद अब बात हो रही है पी प्लांट की। ठीक है, पी प्लांट जो बिलोंग करता है फैमिली फेबेसी को। ठीक है, इस फेबेसी फैमिली का अगर फ्लोरल फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको पता होगा कि फेबेसी में जो एंड्रोशियम होता है, ठीक है, दैट इज वर्ल ऑफ स्टेमन, उसमें एक फ्लावर के एंड्रोशियम में 9 प्लस 1 इतने स्टेमन होते हैं, दैट इज 10 स्टेमन्स होते हैं। ठीक है, तो एक एंड्रोशियम में 10 स्टेमन, दैट मींस एक फ्लावर में 10 स्टेमन प्रेजेंट रहेंगे, यानी 10 एंथर प्रेजेंट रहेंगे। तो टोटल फ्लावर कितने हैं इस बार अपने पास? 10 फ्लावर्स है। तो पी प्लांट में अगर 10 फ्लावर्स है, ठीक, पी प्लांट में अगर 10 फ्लावर्स है, ठीक है, जैसे अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कितने स्टेमन हो जाएंगे?
एक में 10 है तो 10 फ्लावर में 10 इंटू 10 स्टेमेंस, और जितने स्टेमेंस उतने ही एंथर्स। ठीक है, दैट इज 100 अपने पास यहां पे एंथर हो जाएंगे। तो अगर 100 एंथर हैं तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएंगे? एक एंथर में 4 है। ठीक है, एक एंथर में 4 है तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम विल बी 400। बोलो। क्लियर? तो इस तरह से आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक प्लांट वगैरह का कहीं नाम ले रहा है, तो उसका मतलब है ना कि वो आपसे कुछ ना कुछ रिलेशन चाहता है किसी प्रीवियस चैप्टर के साथ। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। इसमें कोई भी और क्वेश्चन दिया हो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करिए घर पे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। अभी यहां पे मैं लिख रहा हूं कि भाई पोटैटो का प्लांट है, इसका प्लांट है, पोटैटो का प्लांट है, दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, पोटैटो का प्लांट है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसमें 5 फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। कितने होंगे ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, दैट मींस अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एंथर वगैरह का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हम पॉलन ग्रेन कॉलोनी से बात कर रहे थे। ठीक है, अब एक्चुअली में ये पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है? ठीक है, माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है पॉलन ग्रेन। तो ये माइक्रोस्पोर कैसे बनता है? तो आपको याद होगा जब हम एंथर का डेवलपमेंट देख रहे थे तो हमने वहां पे देखा था स्पोरोजेनिक सेल्स। ठीक, अब यही स्पोरोजेनस सेल पहले कन्वर्ट होता है इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। वही माइक्रोस्पोर मदर सेल में कुछ डिविजनल एंड कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं और उससे बनता है माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द टर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज formation of माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो हमें अभी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर देखना है। ठीक, देखो अभी तुम अज्यूम करो कि ये एक मैं डॉटेड सर्कल यहां बना रहा हूं। ठीक है, ये डॉटेड सर्कल मैंने उठाया है एंथर के अंदर से, और ये डॉटेड सर्कल मेरा है माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, ये डॉटेड सर्कल क्या है? इट इज माइक्रो स्पोरेंजियम, यानी इसी के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग कॉमनली पॉलन सैक भी बोलते हैं। क्लियर? तो जब एकदम इनिशियल देखोगे यंग एंथर में, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि इसके अंदर खूब सारे स्पोरोजेनस सेल्स भरे हुए हैं।
ठीक है। इसके अंदर खूब सारे स्पोरोजेनस सेल्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब ये स्पोरोजेनस सेल्स जितने भी हैं सभी के बीच में कनेक्शंस हैं, और आपको पता है दो प्लांट सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है जिससे वो मटेरियल वगैरह एक्सचेंज करते हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो जो ये स्पोरोजेनस सेल्स हैं दे बेयर प्लाज्मोडेस्माटल connections with each other, ठीक है। तो ये सब आपस में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस बना के रखते हैं, इसका इसके साथ ऐसे करके पूरा सबके साथ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये सब प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस आपस में बना के रखते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब क्या होता है कि एक स्पोरोजेनस सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कैसे कन्वर्ट होगा। तो जो स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है, जो स्पोरोजेनस सेल्स अपने अंदर कैलोज नाम के एक केमिकल की लेयर बनाएंगे, ठीक है, और अपने और बाजू वाले स्पोरोजेनस सेल्स के बीच का प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन ब्रेक कर देंगे, वो कहलाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि दोज sporogenous cells which deposit layer of callus इंटरनली, ये बहुत याद रखने की जरूरत है, बाहर नहीं अंदर की तरफ डिपॉजिट करता है वो कैलोस। जैसे ये सेल वॉल है तो उसने अंदर की तरफ कैलोस डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो स्पोरोजेनस सेल्स व्हिच डिपॉजिट लेयर ऑफ कैलोस इंटरनली, ठीक है, एंड ब्रेक व्हिच कनेक्शन, यस, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस with other cells, जो अदर सेल के साथ उसके पहले कनेक्शंस थे वो सब ब्रेक कर देगा वो। Then that sporogenous cell will become microspore mother cell, बड़ी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। जैसे ये स्पोरोजेनस सेल है, नॉर्मल स्पोरोजेनस सेल, ये उसका न्यूक्लियस अभी, ठीक है। अब ये स्पोरोजेनस सेल कब बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब उसका साइटोप्लाज्म उसके अंदर की साइड पे इसकी कैलोस की एक लेयर इकट्ठा कर दे, ठीक है, इंटरनली ये कैलोस लेयर बना रहा हूं। और सभी के साथ अपने प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन ब्रेक कर दिए, तब ये बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जिसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n ही रहेगी, ठीक है। सभी सेल्स की प्लॉइडी जो एंथर के अंदर है अभी तक, उनकी प्लॉइडी 2n है, एक्सेप्ट टेपिटम, दो टेपिटम के बीच का वॉल फ्यूज हो जाता है, उनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, और वो एक टेपिटम का सेल या तो हेक्साप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड बन सकता है, ठीक है। तो ये है एक स्पोरोजेनस सेल की जर्नी टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हिच इज डिप्लॉयड, ठीक है। अब इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, इट विल अंडरगो मियोसिस। क्या होगा इसमें, इस पे मियोसिस होगा। मियोसिस में कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, ठीक। और उसी 4 सेल बनने के बाद इसे हम जो सेल बनेंगे दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स, ठीक है।
तो इस पे क्या होगा, मियोसिस, ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ 4 सेल्स विल बी फॉर्म। 4 सेल्स बनेंगे, ये चारों की प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी क्योंकि मियोसिस के थ्रू बने हैं, ठीक है। और अभी भी इनके बाहर लेयर रहेगी किसकी, कैलोस की। कैलोस की लेयर है इसके बाद। तो ये 4 सेल बने हैं लेकिन अभी अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। चारों सेल आपस में एक साथ एक ही ग्रुप में इकट्ठा है इनसाइड ए कैलोस लेयर। तो ये कैलोस लेयर है, ठीक है। और अंदर क्या है, देयर आर 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 माइक्रोस्पोर एक साथ है ना, तो ग्रुप ऑफ 4 इज कॉल्ड टेट्राड। तो दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर है कि नहीं? दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है, आफ्टर मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, एकदम सिंपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को, इस मियोसिस को ही थोड़ा सा और 2 तरीके का देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे जो टेट्राड है उसका शेप वगैरह कैसा रहता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, छोटा रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना हो। और सारे शुरुआत के लेक्चर देखना जरूरी है, नहीं तो वो थ्रेड जो है वो टूट जाएगा, और थ्रेड टूटने के बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।